इधर प्रभाकर अपने गांव जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है, प्रभाकर, तुम गांव जा रहे हो तो संजना का क्या होगा? वो तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी? हाँ भाई, यही तो बात है। कभी कभी अपनों की खातिर बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती है तो वो मेरा इंतजार करेगी। अच्छा, लेकिन तुमने बताया तो है ना सुनैना को कि तुम गांव जा रहे हो? हाँ, सामान पैक करके उसके घर जाकर ही बता दूंगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है। सुनैना शहर के सबसे बड़े नामी डॉक्टर राजीव सिंघानिया की बेटी थी। राजीव सिंघानिया प्रभाकर को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वकालत की पढ़ाई कर रहा था। सुनैना प्रभाकर के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और साथ पढ़ते पढ़ते ही एक दूसरे को प्यार हो गया। सिंघानिया साहब को जब ये पता चला तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने मन में सोचा कि प्रभाकर जैसा होनहार लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा। शाम को प्रभाकर सुनैना के घर पहुंचा और अपने गांव जाने की खबर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। पर क्यों सुनैना? पहले तुम इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि तुम्हारी परीक्षाएं चल रही थी और तुम्हारे पास टाइम नहीं था। अब मैंने सोचा कि तुम और मैं मिलकर थोड़ी बहुत बातें किया करेंगे, तो तुम अब घर जा रहे हो। लेकिन कितने दिनों से मैं घर भी तो नहीं गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो परिवार वालों के प्रति मेरा कोई फर्ज बनता है या नहीं? अच्छा ठीक है, गांव से कब तक लौटोगे? बस रिजल्ट आने से पहले आ जाऊंगा। और उस शाम प्रभाकर सुनैना से मिलकर रात की ट्रेन से अपने गांव चला गया। दिवाकर पहले से ही पूरन रिक्शा वाले के साथ स्टेशन पर पहुंच गया और दोनों भाई रिक्शा में बैठकर अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर प्रभाकर ने अपने माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श किए। माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? प्रभाकर बेटा, सब तेरी पसंद का बनाया है। कटहल की सब्जी, भरवा करेले, अरहर की दाल, कच्चे आम की चटनी, चावल, रोटी, मीठे बेसन का हलवा। अब तो मेरी भूख और बढ़ गई है। मैं बस झट से कुएं से नहा कर आता हूँ, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद प्रभाकर बाबूजी के साथ बैठकर बातें करने लगा। बेटा, दिवाकर कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, दिन भर आवारा घूमता रहता है। और उसके साथ वो हीरालाल की बिटिया बिंदु, वो भी दिन भर उसके साथ घूमती रहती है। हमारा देवा तो निखट्टू का निखट्टू रह गया है। कौन भला आदमी इसे अपनी लड़की देगा? तू दिन रात सपने देखता है कि तेरी तरह तेरा भाई भी पढ़ाई में होशियार हो जाए, लेकिन उसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो चिकना घड़ा हो गया है। ठीक है बाबूजी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इतने दिन यहाँ रहकर दिवाकर की पढ़ाई देखूंगा। अब प्रभाकर ने दिवाकर पर नज़र रखना शुरू कर दिया, लेकिन दिवाकर का चंचल मन तो हमेशा बिंदु में डूबा रहता। यह बात प्रभाकर को भी समझ आती थी। एक दिन प्रभाकर दिवाकर को समझा रहा था, देख देवा, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो बिंदु को भी तुझ पर बहुत गर्व होगा। अब तू बिंदु से केवल श्याम को मिला करेगा। दिन भर की आवारागर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तू पढ़ाई पे ध्यान दे। 12वीं पास करने के बाद मैं तुझे भी अपने साथ शहर ले चलूँगा। दिवाकर को प्रभाकर की बात समझ में आ गई। ये सब बातें बिंदु भी अपने घर के आंगन से सुन रही थी। सच ही तो कह रहे हैं बड़े भैया, अब मैं देवा को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद बिंदु भी समझ चुकी थी कि दिवाकर के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। गांव पहुंचकर प्रभाकर बहुत खुश था। लगभग 1.5 महीने ही बीते होंगे कि सेठ मनीराम की तबीयत बहुत खराब हो गई। शहर के डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कौशल्या भी बहुत परेशान रहने लगी। क्या करे बेचारी, अब उसको उसका परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। और फिर एक दिन सेठ मनीराम ने प्रभाकर को बुलाकर कहा, लगता है बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। बेटा, दुनिया उंगली ना उठा पाए
कि बड़े बेटे ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और दुनिया उसे सलाम करे। बोल बेटा, अपने पिता की बात का मान रखेगा ना? अपना कर्तव्य निभाएगा ना तू? वचन दे मुझे, वचन दे। हाँ हाँ बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और इतना सुनकर सेठ मनीराम ने अपने प्राण त्याग दिए। मनीराम जी की 13वीं होने के बाद प्रभाकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं सोचता हूँ कि शहर जाकर अपना सामान उठा लाऊं और सबको बता आऊं कि मैं हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, मैंने बाबूजी को वचन दिया था कि घर और दुकान को मैं संभालूंगा और दिवाकर को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। माँ, अब मेरा वचन निभाने का समय आ गया है। ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे। अब प्रभाकर अपना सामान लेने शहर पहुंचा। प्रिंसिपल से मिलकर बोला कि अब वो पढ़ाई छोड़ रहा है। लेकिन क्यों बेटा? परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है और तुमने तो टॉप किया है। हाँ सर, वो मेरे बाबूजी नहीं रहे और घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई है। मरते समय अपने बाबूजी को वचन दे चुका हूँ कि अब से मैं गांव में ही रहकर घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारी कॉलेज ने एक अच्छा छात्र खो दिया है। अब प्रभाकर सुनहैना से मिलने पहुंचा। सुनहैना, मैं पढ़ाई छोड़कर गांव रहूंगा हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। लेकिन हमारी शादी? अगर गांव में रह सकती हो तो चलो अभी शादी करके गांव ले चलता हूँ। नहीं प्रभाकर, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम जज बनकर बड़े आदमी बनोगे और फिर हम शादी करेंगे। इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत केवल दिखावे की थी, बनावटी थी। तुमने मेरी शोहरत से प्यार किया था क्या? तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं समझ गया। और इतना कहकर प्रभाकर संजना के घर से वापस आ गया। प्रभाकर का मन आज बहुत दुखी था।